हेलो स्टूडेंट्स, आपका SKS ई क्लासेज में स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं एडवांस बिजनेस स्टेट्स में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट अर्थात आंशिक सहसंबंध गुणांक। मेरे कल के लेक्चर में आपको मैंने बहुगुणी सहसंबंध गुणांक क्या होता है, आंशिक सहसंबंध गुणांक क्या होता है और सरल सहसंबंध गुणांक क्या होता है, इनको डिफाइन करते हुए बहुगुणी सहसंबंध ज्ञात करने की विधि उदाहरण सहित आपको एक्सप्लेन की थी। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं आंशिक सहसंबंध गुणांक हम किस प्रकार से ज्ञात करें। डियर स्टूडेंट्स, आंशिक सहसंबंध गुणांक एक आश्रित चर और एक स्वतंत्र चर के मध्य संबंध का वह माप है जो अन्य सभी स्वतंत्र चरों के प्रभाव को निरस्त करते हुए ज्ञात किया जाता है। मान लीजिए हमारे पास दो स्वतंत्र चर हैं और एक आश्रित चर है, तो एक स्वतंत्र चर को हम अप्रभावी करके निरस्त करते हुए केवल एक स्वतंत्र चर और एक आश्रित चर के मध्य यदि हम सहसंबंध गुणांक ज्ञात करें हैं तो हम उसको आंशिक सहसंबंध गुणांक के नाम से जानते हैं। तो आंशिक सहसंबंध गुणांक कैसे ज्ञात करें, हम इसकी गणना विधि आज विस्तार पूर्वक समझना चाहते हैं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको सर्वप्रथम शून्य कोटि के सहसंबंध गुणांक R12, R13 व R23 ज्ञात किए जाते हैं। अर्थात काल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक जो आपने पढ़ा था सरल सहसंबंध गुणांक, वो हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं। तो काल पियर्सन के सरल सहसंबंध गुणांक को ही हम शून्य कोटि के सहसंबंध गुणांक बोलते हैं। और R12 का मतलब है कि x1 व x2 चरों के मध्य काल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। R13 का मतलब है x1 और x3 चर के मध्य सहसंबंध गुणांक। और R23 का मतलब है कि x2 और x3 चर में सहसंबंध गुणांक, अर्थात सरल सहसंबंध गुणांक आपको निकालने हैं। या तो आपके क्वेश्चन में ये दे रखे होंगे और ये नहीं दे रखे हैं तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम R12 की गणना करेंगे, R13 की गणना करेंगे और R23 की गणना करेंगे। ये हमारा फर्स्ट काम होगा। तत्पश्चात प्रथम कोटि के आंशिक सहसंबंध गुणांक R12.3, R13.2, R23.1 ज्ञात करेंगे, जिसमें दशमलव के आगे वाला स्वतंत्र चर निरस्त मानते हुए गुणांक हम ज्ञात करते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा है R12.3, तो यहाँ 0.3 का मतलब है कि जो तीसरा चर है x3, इसके इस प्रभाव को हम निरस्त करते हुए केवल चर 1 और 2 में सहसंबंध ज्ञात करते हैं। R13.2 का मतलब है कि स्वतंत्र चर जो x2 है उसके प्रभाव को निरस्त करते हुए केवल एक स्वतंत्र चर और एक आश्रित चर में हम सहसंबंध गुणांक ज्ञात करते हैं। तो ये हो गया 13.2। और अगर आप x1 स्वतंत्र चर को निरस्त करते हुए x2 और x3 में सहसंबंध गुणांक ज्ञात करते हैं तो हमारा x23.1 आंशिक सहसंबंध गुणांक कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, आंशिक सहसंबंध गुणांक आपको 3 निकालने होते हैं। एक निकालना होता है R12.3, दूसरा है R13.2, तीसरा है R23.1। ये 3 हमें ज्ञात करने होते हैं। सूत्र समझ लीजिए इनका। पहला है x3 को स्थिर रखते हुए x1 व x2 के मध्य आंशिक सहसंबंध गुणांक। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर पहला वाला, इसमें मैंने लिखा था R12.3, तो यहाँ 3 जो है स्वतंत्र चर, इसको निरस्त रखना है। तो हमको कैसे लिखें ये समझिए। R12.3 इक्वल टू, यहाँ दशमलव के आगे वाला चर है x3, इसको हमने निरस्त मान के चलना है। हमारा फॉर्मूला इस प्रकार से होगा, ये हमारा एक चर इसमें 1, 2 में एक स्वतंत्र है और एक आश्रित है, तो इसको हम R12 बोल रहा हूँ मैं सुविधा के लिए। तो R12 से हम शुरुआत कर लेंगे। R12, आप इसको R21 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो R12 में से माइनस करना है बचे हुए दोनों सरल सहसंबंध का गुणनफल। बचे हुए दो कौन से हैं, R13 और R23। इन दोनों का गुणनफल आपको R12 में से घटा देना है। फिर अंडर रूट में आ जाइए, भाग में 1 में से माइनस करना है बची हुई जो आपने जो घटाए हैं ना ये गुणनफल में, इनका स्क्वायर। 1 माइनस R13 का स्क्वायर का अंडर रूट और 1 माइनस R23 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो इस तरीके से जब हल करेंगे तो हमारा x1 और x2 में प्रभाव जो है स्वतंत्र चर 3 के प्रभाव को निरस्त करते हुए आंशिक सहसंबंध गुणांक हम निकाल सकते हैं। दूसरा है x2 के प्रभाव को निरस्त करते हुए x1 व x3 के मध्य आंशिक सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के लिए कही आपसे। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, x2 का प्रभाव निरस्त करना है तो दशमलव के आगे तो x2 आएगा, तो बचे हुए मान आ जाएंगे R13.2 अर्थात R13.2।
अब ये ज्ञात करना है, अर्थात पहला x1 और x3 में सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है x2 के प्रभाव को निरस्त करते हुए। फॉर्मूला ले लीजिए आप, तो आपको यहाँ R13 है तो R13 से शुरुआत करिए, R13 में से माइनस करना है बचे हुए दो सरल सहसंबंधों का गुणांक, तो R12 गुणा R23 ऐसे लिखना आपको। आप इसको ऐसे भी लिखते हैं, R23 गुणा R12 भी लिख सकते हैं, गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। भाग में आ जाएं, 1 माइनस आगे वाली जो संख्या है देखिए आप, R12 है तो 1 माइनस R12 का स्क्वायर का अंडर रूट, और 1 माइनस आगे वाली संख्या 23 है तो R23 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो इस तरीके से हम R13.2 आंशिक सहसंबंध गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा है x1 के प्रभाव को निरस्त करते हुए x2 व x3 के मध्य आंशिक सहसंबंध गुणांक, अर्थात अभी हमने देखा यहाँ x3 प्रभाव निरस्त किया, यहाँ x2 प्रभाव निरस्त किया। अब x1 के प्रभाव को निरस्त करना हो तो हम ऐसे लिखेंगे, दशमलव आगे तो 1 आएगा, और R23 क्योंकि हमारे पास 3 चर हैं 1 2 3, तो 1 को निरस्त कर दिया तो 2 3 में सहसंबंध देखना है। तो R23.1 इक्वल टू, अब ये R23 से शुरू है तो R23 शुरू कर लीजिए, R23 माइनस, अब देखिए क्या लिखे आगे, बचे हुए दो सहसंबंध R12 गुणा R13 बचे हुए यही हैं, भाग में आ जाए 1 माइनस R आगे वाली संख्या देखिए 12 है तो 1 माइनस R12 का स्क्वायर और 1 माइनस R13 का स्क्वायर दोनों के अंडर रूट है। हम इसको वैल्यू पुट करके सोल्व कर लेंगे तो हमारे तीनों ही आंशिक सहसंबंध गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। इन तीनों को हम प्रथम कोटि के आंशिक सहसंबंध गुणांक के नाम से जानते हैं। आपको एग्जाम में कहते हैं कि शून्य कोटि के सहसंबंध गुणांक ज्ञात करिए, तो आपको केवल दो चरों में काल प्रश्न का सरल सहसंबंध ज्ञात करना होता है। आपसे कहेंगे कि प्रथम कोटि के आंशिक सहसंबंध गुणांक ज्ञात करिए, तो आपको ये तीनों सहसंबंध आपको ज्ञात करके दिखाने होते हैं। अब आता है इनका निर्वचन हम कैसे करें, ये भी अपने को समझ लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इनका निर्वचन ठीक वैसे ही करना है जिसे सरल सहसंबंध में आपने काल प्रश्न के सहसंबंध गुणांक का निर्वचन किया था। तो आंशिक सहसंबंध गुणांक की सीमाएं 0 और प्लस माइनस 1 के मध्य होती हैं, अर्थात 0 और प्लस माइनस 1 के मध्य सरल सहसंबंध गुणांकों की तरह ही होती हैं। अर्थात हमारी न्यूनतम सीमा -1 हो सकती है, उच्चतम सीमा +1 हो सकती है, हमारा सहसंबंध 0 भी आ सकता है और इनके बीच में भी आ सकता है। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं कि मिनिमम -1, सेंटर में अगर हम जाएं तो 0 भी आ सकती है और आगे बढ़ें तो ये +1 तक हमारी लिमिट जो है इसमें आ सकती हैं। ये अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो निर्वचन आपको ठीक वैसे ही करना है जैसे काल प्रश्न के सरल सहसंबंध गुणांक का निर्वचन आप करते हैं। अब हम एक क्वेश्चन के द्वारा सरल सहसंबंधों से हम आंशिक सहसंबंध गुणांक कैसे ज्ञात करें, ये अच्छी तरीके से अपने को समझना है। तो स्टूडेंट्स में क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने, गिवन R12 बराबर 0.80, R13 बराबर -0.40 और R23 बराबर -0.56। फाइंड द वैल्यू ऑफ R12.3, R13.2, R23.1। अर्थात हमें तीनों ही प्रकार के आंशिक सहसंबंध गुणांकों की गणना करनी है। तो हम ज्ञात करते हैं, इसको आंसर हम निकालना चाहते हैं। हमें ज्ञात है R12 है हमारे क्वेश्चन में 0.8, R13 है -0.4 और R23 है -0.56। हमें तीनों गुणांक ज्ञात करने हैं। इसमें पहला मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, हमें ज्ञात करना है R12.3 और इसका फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आपको। R12 है तो लिखिए आप R12 माइनस कर दें R13 इंटू R23, डिवाइड करना अपने को 1 माइनस R, ये संख्या 13 है तो 13 का स्क्वायर, और 1 माइनस R ये 23 है तो R23 का स्क्वायर। ये हमने इसका सूत्र लिख दिया। अब हम इसमें वैल्यू पुट करना चाहते हैं, तो जब वैल्यू पुट करें तो R12 हमारा है 0.8 माइनस R13 है -0.4, R23 है -0.56 डिवाइड बाई अंडर रूट का चिन्ह है 1 माइनस R13 हमारा है -0.4 का स्क्वायर, और 1 माइनस अगली संख्या R23 है, ये है -0.56 स्क्वायर। ये हमने संख्याएं लिख दी। हम आगे सोल्व करते हैं तो ये संख्या हमारी 0.8, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो माइनस का चिन्ह रहेगा। 0.4 को 0.56 से गुणा कर दीजिए आप, तो 0.4 को 0.56 से गुणा किया तो संख्या आती है 0.224। मैंने ये संख्या लिख दी।
अब हमें अंडर रूट की चीज़ लेना है, एक में से माइनस करना है 0.4 का स्क्वायर, तो 0.4 का स्क्वायर होता है 0.16, तो 1 माइनस 0.16 हो गया। एक में से माइनस करना है 0.56 माइनस का है, तो 0.56 को 0.56 से गुना करें तो प्लस का हो जाएगा ही, तो ये संख्या आ गई 0.3136, ये संख्या आ गई। इसको और हम सोल्व कर लेते हैं आगे। हमें ऊपर वाली संख्याओं का अंतर लेना है, तो ये अंतर मैंने घटा दिया, तो ये आया 0.576 हो गए, 0.576। हमें इनका अंतर लेना है, तो ये इसमें से घटाया हमने, तो हमारी संख्या आती है 0.84, और इसमें से हमने ये संख्या घटाई तो आता है 0.6864, और चूँकि वर्गमूल का चिन्ह है ऊपर तो ये रहेगा ही रहेगा। हम इसको और आगे ले आते हैं सोल्व करने के लिए, तो 0.576 तो हमारी संख्या अंश में रखी हुई है। अब हमें इन दोनों को गुना करना है, 0.84 को 0.6864 से गुना करना है, गुना करके इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। आप कैलकुलेटर आपके पास है, वर्गमूल निकाल लें। तो मैंने इसका वर्गमूल निकाला तो हमारी संख्या आती है 0.759, और ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या भाग दे दीजिए, तो हमारा आंसर आता है प्लस में आए 0.759, ये हमारा मान आ गया। तो हम कह सकते हैं हमारा कि हम x3 चर को स्थिर मानते हुए 1 और 2 में अगर आप आंशिक सहसंबंध गुणांक ज्ञात करेंगे तो वह पॉजिटिव आएगा 0.759, अर्थात हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन है हमारा पहली और दूसरे चरों में, जब तीसरे चर को हमने स्थिर मान लिया है। तो इस तरीके से हमने ये पहला मान ज्ञात किया है। अब हम निकालते हैं दूसरा मान। दूसरा है हमारा मान R13.2, अर्थात 1 और 3 में निकालना है 2 को स्थिर मानती हुई। तो जब इसको आप हल करें तो हमारी शुरुआत हम लिखेंगे R13 से, R13 में से माइनस करिए R12 गुना R23, ये 13 यहाँ से ले लिया हमने, बच्चे आगे आ जाएंगी, अंडर रूट में आ जाएगी 1 माइनस R12 का स्क्वायर और 1 माइनस R23 का स्क्वायर। ये सूत्र हमने बना लिया। अब इस सूत्र में हमारी वैल्यूज हमें पुट कर देनी है। तो R13 देखिए हमारे सवाल में है माइनस का 0.4, माइनस करना है R12 0.8 है, R23 माइनस का 0.56 हमारे क्वेश्चन में, डिवाइड बाई 1 माइनस R12 का स्क्वायर, तो R12 हमारे क्वेश्चन में था 0.8, तो ये 0.8 का स्क्वायर, 1 माइनस R23 का स्क्वायर, तो R23 से 0.56 है, तो 1 माइनस का 0.56 का स्क्वायर, तो ये मैंने लिख लिया है। आगे अब सोल्व करते हैं। तो हमारी संख्या इस प्रकार से है, माइनस का 0.4 है। अब ये संख्या हमारी माइनस की आएंगी और 12 माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। 0.8 को हमने 0.56 से गुना किया तो ये आया 0.448 हो गया, डिवाइड बाई अंडर चिन्ह है 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर होता है 0.64, 1 माइनस 0.56 का स्क्वायर हम करें तो वही संख्या आ जाएगी जो पिछली थी 0.3136। आगे आ जाइए आप। तो जब इसको हल करें हम तो ऊपर वाली संख्याओं में ये प्लस की है ये माइनस की है, तो इनका योग किया हमने तो ये आया 0.048 आगे संख्या ही, और नीचे वाली संख्याओं का हमें अंतर लेके वर्गमूल में ले दीजिए। इसमें से हमने ये घटा दिया तो यह 0.36 बच गया, इसमें से हमने ये घटा दिया तो 0.6864 बच गया। अब हम और आगे आते हैं। ऊपर की संख्या हमारे सवाल में थी 0.048, इन दोनों संख्याओं को 0.36 को 0.6864 से गुना करके आपको इनका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकाला तो आएगा 0.497। ऊपर वाली संख्या में संख्या का भाग दीजिए अपने कैलकुलेटर से, तो मैंने इसमें भाग दिया तो संख्या आती है प्लस में आई, और प्लस में है 0.0966, अर्थात यूँ कह सकते हैं 0.09 है, पॉजिटिव है, अल्प मात्रा में पॉजिटिव कोरिलेशन कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हम स्वतंत्र चर 2 को इग्नोर करते हुए अगर हम 1 और 3 वेरिएबल में आंशिक सहसंबंध गुणांक ज्ञात करेंगे तो अल्प मात्रा में आएगा, लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन इसमें आएगा। अब हम निकालते तीसरा
तीसरा है R23.1 अर्थात 1 को इग्नोर करते हुए 2 3 में फॉर्मूला है हमारा R23 माइनस R12 और 13 अंडर रूट में 1 माइनस R12 का स्क्वायर 1 माइनस R13 का स्क्वायर। अब हम इनमें वैल्यू पुट करते हैं। हमने वैल्यू पुट कर दी तो ये वैल्यू R3 का मान रख दिया, ये R23 का रख दिया, 1 माइनस R12 का स्क्वायर 1 माइनस R13 का स्क्वायर। अब हम इनको सोल्व करते हैं तो सोल्व करें तो हमारी ये संख्या है माइनस के 0.56, ये संख्या माइनस की है, भारी माइनस का है तो ये हो गया प्लस, और दोनों को गुना कर दीजिए 8 को 4 को तो ये हो गया 0.32। 1 माइनस 0.16 हो गया, और ये हो गया 1 माइनस ये 8 था ना, 1 माइनस 0.64, 1 माइनस 0.64 हो गया, और ये हो गया 1 माइनस 0.16 हो गया। आगे बढ़ाइए। अब हमने इन दोनों का योग किया तो ये माइनस की संख्या ज़्यादा है तो माइनस का 0.24 डिवाइड बाई ये अंतर निकाला मैंने तो ये अंतर आया हमारा 0.36। ये अंतर निकाला मैंने तो ये आया 1 माइनस 0.84 किया हमने तो ये 84 आ गया। दोनों को गुना करके वर्गमूल आपको लेना है। तो आगे हल करिए। माइनस का 0.24 डिवाइड बाई तो ये संख्या आ गई हमारी 0.55। तो इसको सोल्व करते हैं हम तो भाग देने पर संख्या आती है हमारी R23.1 इक्वल टू माइनस के 0.024 में भाग 0.24 भाग रहा 0.55 का, तो ये संख्या माइनस में आई, माइनस में आता है 0.436। तो ये स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि ये नेगेटिव आया और ये भी हमारा मॉडरेट नेगेटिव है। हम कह सकते हैं कि अगर हम स्वतंत्र चर x को 1 को अगर इग्नोर करके 2 और 3 में आंशिक सहसंबंध गुणांक याद करेंगे तो ये है हमारा मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन होगा। तो हमारा निर्वचन हम लिख देंगे, x3 को स्थिर मानते हुए x1 व x2 में अधिक मात्रा का धनात्मक आंशिक सहसंबंध आया है, जबकि x2 को स्थिर मानते हुए x1 व x3 में हमारा सहसंबंध बहुत कम अर्थात अल्प मात्रा में या नगण्य मात्रा में धनात्मक सहसंबंध आया है, और x1 को निरस्त करते हुए x2 और x3 के बीच में हमारा सहसंबंध ऋणात्मक प्रकृति का आया है, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मध्यम मात्रा में ऋणात्मक प्रकृति का है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप आंशिक सहसंबंध की गणना बहुत आसानी से करके दिखा सकते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कल के लेक्चर में मैंने आपको बहुगुणी सहसंबंध पढ़ाया था, आज के में मैंने आपको आंशिक सहसंबंध गुणांक पढ़ाया। आपको प्रैक्टिस के रूप में एक लेक्चर हम और दे देंगे। आप कंटिन्यू मेरे लेक्चर जो है वॉच करते रहिए। आपको लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, वह अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मेरा चैनल SKS E क्लासेस अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।